नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10 विषय वाणिज्य जो माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से ऑनलाइन क्लास चल रही है, उनमें कक्षा 10 विषय वाणिज्य का पाठ उपयोगिता व उपयोगिता ह्रास नियम के विषय में पढ़ेंगे। इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आता है उपयोगिता से आशय। उपयोगिता से आशय क्या होता है? उपयोगिता से आशय होता है किसी भी व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता का होना। जैसे इसका अर्थ साधारण शब्दों में हम जानेंगे, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा को उपयोगिता कहते हैं। अर्थात उपयोगिता के अंदर क्या होना चाहिए? अर्थात उपयोगिता के अंदर आवश्यकता पूर्ति करने का लक्षण होना चाहिए, उसमें आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति होनी चाहिए। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है उपयोगिता के लक्षण या विशेषताएं। इसमें आप कैसे जानेंगे कि उपयोगिता के अंदर यानी कि किस व्यक्ति के अंदर कैसे कैसे लक्षण होने चाहिए, उसकी व्यक्तिगत भाव को लेकर या फिर वस्तुओं के भाव को लेकर। इसमें जब आप उपयोगिता के लक्षण या विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसमें आता है व्यक्तिगत के स्वभाव, रुचि, आदत पर निर्भर है। व्यक्तिगत स्वभाव से आशय होता है कि जो उपयोगिता होती है वो व्यक्तिगत होती है, वह व्यक्तिगत होती है और व्यक्तिगत होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, उसकी रुचि, उसकी आदत ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता अलग अलग होती है और ये किस पर निर्भर करती है? स्वभाव, रुचि और आदत पर निर्भर करती है। दूसरा हमारा इसमें पॉइंट आता है अनुमानित संतुष्टि की शक्ति है, यानी कि जो अनुमानित संतुष्टि है। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता अनुमानित संतुष्टि करने का एक प्रकार है। तीसरा आता है सदैव एक समान न हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो वस्तु की उपयोगिता होती है वो प्रत्येक समय में समान नहीं रहती, वह सदैव समय के साथ साथ बदलती रहती है। तीसरा होता है आवश्यकता की तीव्रता। तो जो आवश्यकता होती है उसे प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी आवश्यकताएं शीघ्र पूरी हो जाएं। तो वस्तु की उपयोगिता, अगर हम आवश्यकताओं की गति तीव्र कर देंगे तो हमारी उपयोगिता की गति भी तीव्र हो जाएगी, अर्थात बढ़ जाएगी। उपभोग वस्तुओं से संबंध। पांचवा पॉइंट आपका आता है उपभोग वस्तुओं से संबंध। उपभोग वस्तुओं से संबंध होता है कि इसके अंदर किसी भी वस्तु का नैतिकता से संबंध ना होकर केवल वस्तुओं से संबंध होता है। अर्थात किसी वस्तु को जो व्यक्ति उपभोग करता है केवल उन्हीं वस्तुओं का संबंध उपयोगिता से होता है। छठा हमारा पॉइंट आता है नैतिकता से संबंध नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा है, दूसरे व्यक्ति के लिए वह उपयोगी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से उपयोगिता नैतिकता विषय से संबंध नहीं रखती। इसमें केवल उपभोग वस्तुओं को दर्शाया जाता है, यानी वस्तुओं का उपभोग हो रहा है तभी उसमें उपयोगिता का संबंध आता है। तो ये हमारे लक्षण और विशेषताएं आपको याद करना है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं? उपयोगिता के दो प्रकार होते हैं, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता जब कोई व्यक्ति एक ही वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है। जब कोई व्यक्ति
एक ही वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, तब उस वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, दूसरी होती है शून्य सीमांत उपयोगिता और तीसरी होती है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। और उपयोगिता का दूसरा प्रकार होता है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता से क्या है? कुल उपयोगिता जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्राओं का संतुष्टि प्राप्त करता रहता है, तो उससे एक वस्तु से अधिक इकाइयों का प्रयोग होने पर उसकी कुल एक संतुष्टि की मात्रा का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे, तालिका के माध्यम से। अब हम सीमांत उपयोगिता तालिका द्वारा इसका स्पष्टीकरण करेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की जो इकाई लेता है, ठीक है, वो कितनी भी इकाई ले सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक हो गया। तो इसमें अब हम बात कर रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता कैसे बनेगी। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहली वस्तु यूज करने से, पहली वस्तु का प्रयोग करने से 20 उपयोगिता प्राप्त होती और उसी वस्तु की दूसरी इकाई उपयोगिता प्राप्त करने से उसे 40 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तीसरी वस्तु से उसे 30 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। चौथी वस्तु से उसे 10 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। पांचवी वस्तु की इकाई उपभोग करने से अब उसकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, तो उसे यहां पर अब शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, क्योंकि यहां पर 4 वस्तुओं का प्रयोग करने से उसकी आवश्यकता पूरी हो गई। छठी में अगर वो वस्तु का और यूज करता है, वस्तुओं का और अधिक प्रयोग करता है, तो अब उसकी सीमांत उपयोगिता माइनस में चली जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब हम जानेंगे जो 3 प्रकार हमने सीमांत उपयोगिता के पढ़े थे, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, यही होती है। तो ये जो प्रारंभ के आपने 4 पॉइंट देखे हैं, ये हमारे धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाएंगे। धनात्मक सीमांत उपयोगिता होगी, और ये जो हमारी शून्य होगी, ये हमारी शून्य सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। और जो ये माइनस में चली गई है, ऋणात्मक में चली गई है, ये हमारी ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। ये चीज हमारा सीमांत उपयोगिता क्लियर हो जाता है। इसका एक बार और देखेंगे कि इसमें क्या है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब कोई व्यक्ति एक वस्तु का अधिक प्रयोग करता है, एक वस्तु की इकाई का एक वस्तु की इकाई से ज्यादा प्रयोग करता है, तो अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तालिका द्वारा स्पष्टीकरण हमने किया था कि एक व्यक्ति किसी वस्तु की इकाई का उपभोग करता है, वह पहली वस्तु की इकाई का उपभोग करता है, तो उसे 20 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है।
दूसरी वस्तु की इकाई में प्रयोग करता है तो उसे 40 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तीसरी वस्तु प्रयोग करता है तो अब यहां पर उसकी सीमांत उपयोगिता घटनी आरंभ हो जाती है, यानी उसको 30 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। चौथी वस्तु पर उसे और घटकर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु की उपयोगिता कम होती जा रही है। पांचवी वस्तु पर उसका अब उसके लिए उपभोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर उसके लिए 0 सीमांत उपयोगिता आ गई। अगर वो अब इसका अधिक और उपभोग करता है, छठी वस्तु की इकाई का भी उपभोग कर लेता है, तो अब उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में चली जाएगी, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो इस प्रकार से यह सीमांत उपयोगिता हमारी 3 प्रकार की होती है। अब हम इसके दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता से अभी आपने पढ़ा था, कुल उपयोगिता से क्या? कुल उपयोगिता होती है कि एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु की इकाई का अधिक प्रयोग करने पर जो उसे प्रत्येक इकाई से जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उस संतुष्टियों का प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाले संतुष्टि की मात्रा का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद हम इसको तालिका से देख रहे हैं। तालिका में जैसे अभी हमने पढ़ा था वस्तु की इकाई, अभी हमने पढ़ा था कि वस्तु की इकाई होती है, वो व्यक्ति कितनी भी वस्तुओं का यूज कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 वस्तु। उसके बाद वो इनकी सीमांत उपयोगिता निकालेगा। सीमांत उपयोगिता अभी हमने पढ़ा था कि सीमांत उपयोगिता पहली वस्तु पर कितनी होती है, कितनी भी हो सकती है, आप इसे मानकर लिख सकते हैं। दूसरी वस्तु से उसको 30 प्राप्त होती है, तीसरी वस्तु से उसे 20 प्राप्त होती है, चौथी वस्तु पर उसे 10 प्राप्त होती है, और पांचवी वस्तु पर उसे 0 प्राप्त होती है, और छठी वस्तु पर उसे ऋणात्मक प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी कुल उपयोगिता निकालेंगे। कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता क्या होगा कि प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा का योग। अब पहली वस्तु प्रयोग करने पर पहली वस्तु पर सीमांत उपयोगिता हमें 40 प्राप्त हुई, तो इसकी कुल उपयोगिता हो जाएगी 40। दूसरी वस्तु पर सीमांत उपयोगिता हमें 30 प्राप्त हुई, तो अब उसने वहां पर 2 वस्तु की इकाइयों का प्रयोग किया, तो 2 वस्तु की इकाई का प्रयोग करने पर उसे कुल 40 प्लस 30 यानी कि 70 उसकी उपयोगिता हो जाएगी, तो इसको कहते हैं कुल उपयोगिता। इसी प्रकार से तीसरी वस्तु का प्रयोग करने पर उसे 20 सीमांत उपयोगिता मिली, तो 70 प्लस 20 ये हो जाएगा 90। चौथी वस्तु की इकाई प्रयोग करने पर उसे 10 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, तो यहां पर उसकी कुल उपयोगिता बन जाएगी 90 प्लस 10 बराबर 100। अब यहां पर पांचवी वस्तु पर उसकी आवश्यकता पूर्ण हो गई, तो उसको यहां पर 0 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है। 0 सीमांत उपयोगिता जहां पर प्राप्त होगी वहां पर कुल उपयोगिता समान हो जाएगी। अब छठी वस्तु का उपयोग करने पर उसे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है, तो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने पर अब कुल उपयोगिता घटनी आरंभ हो जाएगी। ये चीज हमारी क्लियर होती है। इसी में अब हम दूसरा अपना टॉपिक तैयार करते हैं,
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से क्या आशय है? अभी आपने पढ़ा है कि एक किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या सेवा द्वारा प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा को उपयोगिता कहते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति एक ही वस्तु का एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो एक समय ऐसा आता है कि वह वस्तु व्यक्ति के लिए उपयोगी के स्थान पर अनुपयोगी हो जाती है। जब वस्तु उपयोगी के स्थान पर अनुपयोगी होने लगे तो वहां पर सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम लागू हो जाता है, अर्थात वस्तु उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता प्राप्त कर लेती है। ठीक हो गया? जहां पर हमारा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में चली जाएगी, जहां पर हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में चली जाएगी, वहीं पर हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाएगा। ठीक? उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं कहां कहां मान्यताएं हैं, यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कब प्रयोग में आता है? एक व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता कब कम होती रहेगी? तो कब कम होगी? पहला, जब किसी वस्तु का उपभोग लगातार होता रहेगा, अर्थात किसी व्यक्ति को भूख लगी है, वह रोटी खाता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका पेट भर जाएगा और वह रोटी और अधिक नहीं खा पाएगा, है ना? तो इसलिए उपभोग लगातार होने के कारण से उसका अब रोटी की सीमांत उपयोगिता कम हो गई। कम होने पर वहां पर ह्रास नियम लागू हो गया। दूसरा हमारा आता है मात्रा व आकार। अगर किसी वस्तु की मात्रा और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता तो एक समय इस प्रकार का आता है कि व्यक्ति उस वस्तु की मात्रा और आकार में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जब वह उस वस्तु की मात्रा और आकार में परिवर्तन करने का प्रयास करता है तब वहां पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाता है। तीसरा, अपरिवर्तित मूल्य। यदि किसी वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन नहीं हो रहा है तब तक तो वह उस वस्तु के उपयोग करता रहेगा, लेकिन जैसे ही वस्तु का मूल्य परिवर्तित हो जाएगा तो वह उस वस्तु की उपभोग में कमी करना आरंभ कर देगा। जैसे किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए से 15 रुपए हो जाए तब मूल्य में परिवर्तन में वृद्धि होने के कारण से वह उसका उपभोग करना बंद कर देगा या कम कर देगा, तो वहां पर ह्रास नियम लागू हो जाएगा। अगला हमारा पॉइंट आता है स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो सीमांत उपयोगिता लागू हो रहेगी, और अगर स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है तो वहां पर ह्रास नियम लागू हो जाएगा। ठीक? उसके बाद मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु का उपभोग करते समय उसकी मानसिक दशा अर्थात सोच में परिवर्तन नहीं होता है तब वहां पर सीमांत उपयोगिता लागू रहेगी, और अगर उसकी मानसिक दशा में परिवर्तन हो जाता है तो वहां पर ह्रास नियम लागू हो जाएगा। किसी व्यक्ति की आदत, रुचि, फैशन, आय आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की आदत में, रुचि में या फैशन में या आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाता है तो वहां पर ह्रास नियम लागू हो जाएगा। और अगर सीमांत उपयोगिता है तो इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इसी के आगे की बात कर रहे हैं। इसमें अब अगला हमारा पॉइंट आता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व बताइए। क्या इंपॉर्टेंस है
हम सीमांत उपयोगिता क्यों पढ़ रहे हैं? तो पहला हमारा टॉपिक आता है, इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर पहला टॉपिक आता है कीमत निर्धारण में महत्व। किसी भी वस्तु का उपभोग व्यक्ति करता है, तो व्यक्ति जब उसको उपभोग करता है तो उसकी कीमत को देखकर करता है। तो सीमांत उपयोगिता जब लागू होती है तो वह कीमत के आधार पर लागू होती है। अभी जैसा आपने पढ़ा था कि किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर व्यक्ति उसके उपभोग में कमी कर देता है या वृद्धि कर देता है। तो वह कब करेगा? जब सीमांत उपयोगिता लागू होगी। और अगर कोई व्यक्ति सीमांत उपयोगिता लागू कर रहा है, किसी वस्तु में उसको उपयोगिता लग रही है, तो वह कीमत का निर्धारण अनिवार्य रूप से देखेगा। यानी अगर कीमत अधिक मात्रा में है और व्यक्ति का बजट लागू नहीं होता, व्यक्ति का बजट कार्य नहीं करता, तो वहां पर हराश नियम लागू होगा। यानी व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता कम होगी। इसी के विपरीत यदि व्यक्ति को द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की कीमत कम है और उसके बजट में आ रही है, तब वह उस वस्तु का उपभोग अपनी आवश्यकता पूर्ति होने तक करता रहेगा। लेकिन जैसे ही परिवर्तन होगा तो सीमांत उपयोगिता में भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए जब हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व पढ़ते हैं तो उसमें हमारी कीमत, वस्तु की कीमत मुख्य रूप से कार्य करती है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है समाजवाद का आधार। समाजवाद का आधार क्या होता है? हमारे समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हमारे समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं धनी वर्ग और एक होते हैं निम्न वर्ग। धनी वर्ग के व्यक्तियों से हमारे देश की सरकार कर वसूल करती है और उस कर को निम्न वर्ग के लोगों में सहायता के रूप में बांट देती है। तो इसी प्रकार से निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए धन की उपयोगिता होती है और धनी वर्ग के व्यक्तियों के लिए धन की उपयोगिता नहीं होती। तीसरा हमारा इसमें पॉइंट आता है उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या में सहायक है। अर्थात यदि उपभोक्ता के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो व्यक्ति की वस्तु की उपयोगिता लागू रहेगी। और अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, जैसे किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो गई या कमी हो गई, तो वह वृद्धि होने पर निम्न वर्ग की वस्तुओं को छोड़कर उच्च वर्ग की वस्तुओं का प्रयोग करना आरंभ करेगा। और अगर व्यक्ति की आय में कमी हो गई तो वह उच्च वर्ग की वस्तुओं को छोड़कर निम्न वर्ग की वस्तुओं का प्रयोग करना आरंभ करेगा। तो वहां पर उपभोक्ता के व्यवहार को यह व्याख्यात करता है। चौथा हमारा नियम आता है मांग के नियम का आधार। मांग का नियम क्या होता है? किसी वस्तु की अगर पूर्ति अधिक है, किसी वस्तु की पूर्ति अधिक है, तो उसकी मांग निम्न स्तर पर रहेगी, क्योंकि वह वस्तु व्यक्ति को समय समय पर प्राप्त हो जाती है। और अगर किसी वस्तु की पूर्ति कम है, उसकी सप्लाई कम होती है, तो वस्तु की मांग अधिक हो जाएगी। इसके विपरीत अगर हम मूल्य में परिवर्तन करें, किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी मांग अधिक होती है, और किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी मांग अधिक होती है। तो यहां पर यह मांग के नियम का भी आधार बनता है। पांचवा हमारा पॉइंट आता है उत्पादन व उपभोग में भिन्नता का स्पष्टीकरण। सीमांत उपयोगिता उत्पादन से संबंध रखती है और उपयोगिता से भी संबंध रखती है। यदि किसी वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है
अगर तो वह पूर्ति अधिक मात्रा में कर पाएगा। अगर किसी वस्तु की मात्रा पूर्ति अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है तो वहां पर सीमांत उपयोगिता सामान्य स्तर की रहेगी और वह उपभोग करता रहेगा। ठीक, तो वहां पर इन दोनों में पूर्ति अधिक होने पर उपभोग कम होगा और उत्पादन कम होने पर उपभोग अधिक मात्रा में होगा। क्योंकि उत्पादन कम होने पर क्या होगा, व्यक्ति चाहेगा कि वस्तु की मात्रा उसके पास उसकी आवश्यकता को पूर्ति करने तक रखी रहे। अब इसमें हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, सीमांत उपयोगिता नियम के अपवाद। क्योंकि किसी वस्तु में या किसी भी टॉपिक में अगर हम बात करें तो गुणों के साथ साथ उसके दोषों को भी देख लेना अनिवार्य होता है। तो यहां पर जो हमारी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं। एक तो आते हैं दिखावटी अपवाद और दूसरे आते हैं वास्तविक अपवाद। दिखावटी अपवाद हमारे 5 प्रकार के होते हैं और वास्तविक अपवाद हमारे 2 प्रकार के। इनके बारे में जानते हैं। दिखावटी अपवाद क्या होते हैं? पहला, उपभोग की इकाई सूक्ष्म होना। सूक्ष्म का मतलब कम होना, ठीक है, या छोटी होना। यदि किसी वस्तु की उपभोग की मात्रा, जिस वस्तु को कोई व्यक्ति उपभोग कर रहा है, उस वस्तु की मात्रा मार्केट में यानी कि बाजार में कम है तो वहां पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए बाजार में जाता रहेगा। दूसरा, दुर्लभ व विलक्षण वस्तुएं। कुछ वस्तुएं इस प्रकृति की होती हैं, व्यक्ति के पास जितनी अधिक मात्रा में हो जाए वह उसके पास उसे कम ही लगती है। जैसे सोना, चांदी, तो वह जितनी मात्रा में इनका अधिक क्रय करेगा, जितनी मात्रा अधिक मात्रा में इनका उपभोग करेगा, उतना ही वह संपन्न दिखाई देगा। तो वहां पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का नियम लागू नहीं होता। तीसरा हमारा पॉइंट इसमें आता है, कंजूस व्यक्ति की धन संग्रह की प्रवृत्ति। कंजूस व्यक्ति के लिए धन की उपयोगिता कभी भी समाप्त नहीं होती, इसलिए यहां पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। एक कंजूस व्यक्ति सदैव धन को एकत्रित करने में लगा रहता है, यह उसकी प्रवृत्ति होती है। उसके पास जितना भी धन आ जाए वह उसके लिए कभी भी मना नहीं करेगा, अर्थात उसकी आवश्यकता कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। चौथा, मादक वस्तुओं का प्रयोग। मादक से मतलब नशीली वस्तुओं का प्रयोग। एक नशा करने वाले व्यक्ति के लिए कभी भी मादक वस्तुओं की उपयोगिता कम नहीं होती। वह एक निश्चित समय पर भी या निश्चित वस्तु को, मादक वस्तु को प्रयोग समय समय पर करता रहता है, उसके लिए उसकी उपयोगिता कभी भी समाप्त नहीं होती। पांचवा हमारा पॉइंट आता है, वस्तु सेवा के प्रयोग में वृद्धि होना। अगर जिस प्रकार से देश में जनसंख्या बढ़ रही है, घरों में जनसंख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से वस्तुओं या सेवा के प्रयोग में वृद्धि होती है, तो उसके लिए उन वस्तुओं की उपयोगिता में कमी करना असंभव होगा। अब बात करते हैं इसके वास्तविक अपवाद की। वास्तविक अपवाद जैसे पहला है अच्छी कविता या मधुर संगीत। एक व्यक्ति अपना मनपसंद संगीत सुनता है या कविता पढ़ता है, तो वह व्यक्ति उसको जितनी बार भी पढ़ेगा या सुनेगा तो उसके लिए उसकी उपयोगिता कभी भी कम नहीं होगी। उसका मन उस कविता को पढ़ने में या मधुर संगीत सुनने में कभी भी नहीं होगा। दूसरा हमारा पॉइंट आता है उपभोग की आरंभिक अवस्था। यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु बाजार में नई नई आई है तो वह उस वस्तु का उपभोग करते समय उसको अधिक मात्रा में क्रय करेगा, जिसके लिए
उसकी अवस्था यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था है, उसके लिए नई वस्तु की जो अवस्था है वह उसको अधिक मात्रा में उपभोग करने का मन करेगा। तो यहां पर ये आपका सीमांत उपयोगिता समाप्त होता है।